जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भगवा आ गया बॉर्डर के पास। जी हां दोस्तों, बंगाल में बीजेपी की जीत पर यूं ही नहीं कांपा बांग्लादेश। पहले कार्रवाई में हुआ फेल, अब निकल रहा तेल। बताएंगे बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के जीत पर उनके सीएम बनते ही शेख हसीना हुई खुश, तो उधर भड़के बांग्लादेशी कट्टरपंथी। कह दिया भगवा झंडा हमारे बेहद करीब, मुस्लिम समुदाय रहे एकजुट। बताएंगे बंगाल में बीजेपी से इनके पैर कांपते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। वहीं माना यह जा रहा है कि ये कट्टरपंथी अब बॉर्डर क्षेत्र में कुछ बड़ा करने वाले हैं। बताएंगे अभी की सबसे बड़ी बेहतरीन जानकारी। वहीं बंगाल में शुभेंदु के सीएम बनते ही इधर बांग्लादेशी पीएम तारिक रहमान ने भी बड़ा ऐलान कर दिया कि वो भारत नहीं जाएंगे पहले विदेश यात्रा पर, भारत के बजाय इस देश में जाएंगे सबसे पहले। तो वहीं भारत के आरएसएस और आरएडब्ल्यू रॉ एजेंसी पर लगाए बैन। जी हां, घोषित करे विशेष चिंता वाला देश। बताएंगे ना पाकिस्तान, ना चीन, ना कोई और भारत का दुश्मन देश। दोस्तों अमेरिकी आयोग ने उगला है ये जहर। बताएंगे क्या कहा उसने। तो वहीं उससे भी बड़ी चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। भारत पाकिस्तान के बीच आखिर होने वाला क्या है दोस्तों? क्यों हुई 3 महीने में 2 बार सीक्रेट मीटिंग, जिसका अब जाकर के हुआ है खुलासा। एक से बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि बंगाल में बदलाव होना बहुत जरूरी था, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ और अब घुसपैठियों की खैर नहीं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में इतिहास रच दिया है दोस्तों। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने टीएमसी को करारी शिकस्त देते हुए कुल 294 में से 207 सीटें जीती। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान सहित बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता पहुंचे। शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने पर बांग्लादेश की पूर्व मुख्यमंत्री शेख हसीना तक ने भी उनको बधाई दी है। तो वहीं सीमा पार बांग्लादेश के कट्टरपंथी बीजेपी की जीत पर भड़क उठे हैं दोस्तों और विवादित बयान करने लगे। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली बीजेपी एक और जहां इस जीत से गदगद है, तो वहीं बांग्लादेश अवामी लीग की अध्यक्ष और बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है दोस्तों। शेख हसीना ने अपने संदेश में कहा है कि यह जीत जनता के भरोसे और मजबूत नेतृत्व का प्रतीक है, जो आप सामने देख पा रहे हैं। उनके ट्वीट को दोस्तों उन्होंने उम्मीद जताई है कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संबंध आगे भी मजबूत होते रहेंगे। दोस्तों सियासी गलियारों में शेख हसीना की शुभेंदु अधिकारी को दी गई इस बधाई संदेश को लेकर काफी चर्चा है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में पश्चिम बंगाल की भूमिका हमेशा से अहम मानी जाती रही है। अब आप ही सोचिए दोस्तों, बीजेपी अन्य राज्यों में भी जीती है, लेकिन वहां को लेकर, उन राज्यों को लेकर तो कभी शेख हसीना ने बधाई नहीं दी। तो फिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर क्यों बधाई दे रही है? यानी इससे आप क्लियरली समझ सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में पश्चिम बंगाल वाकई में बहुत अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में उनकी ओर से आई ये बधाई सिर्फ औपचारिक संदेश नहीं दोस्तों, बल्कि दोनों क्षेत्रों के बीच बेहतर सहयोग के संकेत के तौर पर भी देखी जा रही है। वहीं बीजेपी समर्थकों ने इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए इसे पार्टी के बढ़ते जनाधार का प्रमाण बता दिया। पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह परिणाम आने वाले समय में नए समीकरण भी तय कर सकता है। लेकिन अब बात करते हैं असली खेला की दोस्तों, जहां वहीं बांग्लादेश में जमाते एनसीपी के नेता नसरुद्दीन पटवारी ने एक सभा के दौरान विवादित बयान देते हुए कह दिया कि भगवा झंडा अब हमारे बहुत करीब पहुंच चुका है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि इस चुनौती का सामना करने के लिए युवाओं को मस्जिदों से जोड़ना होगा। शुभेंदु अधिकारी की जीत पर पटवारी ने बांग्लादेश में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में मुस्लिम समाज को आपसी मतभेद भुलाकर संगठित होने की आवश्यकता है। उन्होंने खास तौर पर युवाओं का जिक्र करते हुए कहा कि नई पीढ़ी को धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों से जोड़ना समय की मांग है। दोस्तों कट्टरपंथी नेताओं के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। विरोधी दलों ने इसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाला बयान बता दिया, जबकि समर्थकों का कहना है कि पटवारी ने सिर्फ समुदाय की एकता और सामाजिक जागरूकता की बात कही है। फिलहाल इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा बहस छिड़ गई है, जो आपको बताना जरूरी था। जहां पर मुस्लिमों को एक साथ एकजुट रहने की बात कही गई है। बंगाल में बीजेपी आने को लेकर कैसे इन बांग्लादेशियों के पैर कांप
रहे हैं, खास करके कट्टरपंथियों की। उनके इस बयान से आप क्लियरली समझ सकते हैं दोस्तों। ये खबर सबसे पहले आपको बताने के पीछे हमारा मोटिव यही था कि कैसे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आते ही पूरे बांग्लादेश में तहलका मच गया है। बांग्लादेश कभी भी नहीं चाहता था कि बंगाल में बीजेपी आए, और दोस्तों बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का हालत खराब होना भी जायज ही है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी पहले से ही बांग्लादेशी घुसपैठ, सीमा सुरक्षा और धार्मिक कट्टरता जैसे मुद्दों पर खुलकर बयान देते रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा के बयानों से पहले ही बांग्लादेश परेशान था, लेकिन उनको ये था कि चलो बंगाल में कम से कम ममता की सरकार है, टीएमसी की सरकार है। तब तक उन्होंने अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर भारत की चिंता को जानबूझकर नजरअंदाज किया, लेकिन अब बंगाल में भी उसके हालात बदलने की आशंका सता रही है, और अब बांग्लादेशी भारत को धमकियां भी दे रहे हैं कि अगर भारत की ओर से अवैध घुसपैठियों को धकेलने का प्रयास हुआ तो ढाका पर्याप्त कदम उठाएगा और हर चीज का जवाब देगा। तो यह है पूरा खेल दोस्तों। बंगाल में बीजेपी के आने से कैसे तहलका मचा हुआ है, कट्टरपंथियों में मातम सा छाया हुआ है, बवाल मचा हुआ है। आपकी इस पर जो भी राय हो दोस्तों, अगर आप भी बंगाल में बदलाव का सपोर्ट करते हैं और मानते हैं कि इन कट्टरपंथियों की हालत ऐसे ही खराब होनी चाहिए और घुसपैठिए सारे वापस जाने चाहिए, और बांग्लादेश अगर रिटेलिएट करे तो मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, तो सबसे पहले कमेंट में बांग्लादेशी घुसपैठिए वापस जाने चाहिए जरूर लिखिएगा दोस्तों, ताकि ये बात उन बांग्लादेशी कट्टरपंथियों तक पहुंचे कि भारत की जनता भी यही चाहती है, सिर्फ सरकार ही नहीं जनता भी यही चाहती है कि कट्टरपंथी भारत छोड़े। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सामने लाइक का बटन है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो एक सेकंड भी नहीं लगना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस बटन को दबा दीजिएगा। वहीं आपको बता दें इस बीच एक और जानकारी सामने आ रही है बांग्लादेश से, जहां भारत नहीं बल्कि सबसे पहले चीन जाएंगे पीएम तारिक रहमान। तो चीनी राजदूत ने कह दिया कि बांग्लादेश के संप्रभुता की हम रक्षा करेंगे। जी हां, ढाका में चीन के राजदूत याओ वेन ने कहा है कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान की चीन की आगामी यात्रा दोनों देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत करेगी। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक शुक्रवार को राजधानी ढाका के इंटरकॉन्टिनेंटल ढाका में चीन बांग्लादेश शासन अनुभव आदान प्रदान विषय पर आयोजित एक गोलमेज चर्चा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और चीन के बीच संबंध एक नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। चीन राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास और जन कल्याणकारी गतिविधियों को बनाए रखने में बांग्लादेश को अपना पूरा समर्थन देता रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ साल पहले तक भारत के पड़ोसी देशों के नए प्रधानमंत्री अपने पहले विदेशी दौरे के लिए नई दिल्ली को चुनते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह ट्रेंड तेजी से बदला है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू अपने पहले विदेशी दौरे के लिए नई दिल्ली नहीं आए थे, और अब अगर तारिक रहमान भी चीन जाते हैं तो यह भारत की पड़ोसी पहले नीति के लिए बड़ा झटका होगा। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने हालांकि पहले विदेशी दौरे के लिए भारत को चुना है, लेकिन अभी तक उनके दौरे पर सस्पेंस बना हुआ है। दोस्तों अब आप ही सोचिए, अगर बांग्लादेशी प्रधानमंत्री सबसे पहले चीन की यात्रा पर भी चले जाएंगे तो भारत को लेकर कुछ नहीं होने वाला, होता कुछ भी नहीं है, लेकिन जो एक ट्रेडिशन चला आया है, एक कन्वेंशन सा बन चुका है कि पहली यात्रा भारत की ही होती है, चाहे वो नेपाल के पीएम हो, चाहे वो श्रीलंका के राष्ट्रपति हो या फिर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। लेकिन अगर वो इस कड़ी को तोड़ते भी हैं, इस परंपरा को तोड़ते भी है, तो भारत को कोई घाटा तो होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस पर्टिकुलर देश का झुकाव किसकी तरफ है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में उसका भारत के साथ रिश्ता कैसा होगा। अगर वो सबसे पहले भारत की यात्रा करते हैं तो समझ में आता है कि भारत से उनका अच्छा खासा जुड़ाव रहने वाला है, भारत को अहमियत दी जा रही है। लेकिन अगर वो पहले चीन जाते हैं या कोई अन्य देश जाते हैं तो उससे क्लियरली समझ में आता है कि भारत के साथ कोई खास लगाव नहीं है। बस इतनी सी बात होती है, लेकिन वर्ल्ड डिप्लोमेसी में इन चीजों का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा एक रोल होता है, अहम योगदान होता है और बड़ी भूमिका होती है। जी हाँ दोस्तों, क्या है इस पर आपकी राय अवश्य कमेंट करके बताएगा। वहीं सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर आपको बता दें, अमेरिकी आयोग ने उगला जहर कह दिया, भारत के आरएसएस और आरएडब्ल्यू पर लगाए बैन, साथ में भारत को घोषित करे विशेष चिंता वाला देश। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। बता दें, अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग बोले तो यूएससीआईआरएफ ने एक बार फिर अमेरिकी विदेश विभाग से भारत को विशेष चिंता का देश घोषित करने का आग्रह किया है। इसके लिए आयोग ने अपने 2026 के आकलन और देश में लगातार व्यवस्थित और गंभीर धार्मिक स्वतंत्रता की स्थितियों पर हुई सुनवाई का हवाला दिया है। इस मुद्दे पर गुरुवार को वॉशिंगटन में एक प्रत्यक्ष सुनवाई के दौरान चर्चा की गई। इस सुनवाई में आयुक्तों, सांसदों, विद्वानों और कानूनी विशेषज्ञों ने भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों, जिनमें ईसाई, मुस्लिम, सिख शामिल है, उनको लेकर अपने विचार साझा किए। इसके अलावा विदेशों में रहने वाले आलोचकों को निशाना बनाने वाले बढ़त सीमा पार दमन के आरोपों पर भी चर्चा हुई। यूएससीआईआरएफ की अध्यक्ष विक्की हर्ट जलर ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में भारत की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी
जनवरी 2026 की वार्षिक रिपोर्ट में USCIRF ने एक बार फिर सिफारिश की है कि विदेश विभाग भारत को विशेष चिंता का देश घोषित करे, क्योंकि वहां धार्मिक स्वतंत्रता की स्थितियां लगातार व्यवस्थित और गंभीर बनी हुई हैं। हार्ट जलर ने आगे कहा कि मौजूदा राजनीतिक माहौल में भारत सरकार राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय तीनों ही स्तरों पर भेदभावपूर्ण कानूनों का इस्तेमाल करके धार्मिक नेताओं को मनमाने ढंग से हिरासत में लेकर और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों पर होने वाले हमलों में हस्तक्षेप न करके धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को बढ़ावा देना और उसे बर्दाश्त करना जारी रखे हुए है। आपको बता दें कि इस समूह के जरिए अमेरिका जो है वो वर्षों से प्रोपेगेंडा करता आया है और सरकारों पर दबाव बनाने के लिए इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस ग्रुप में यानी इस रिपोर्ट बनाने वालों में 10 लोगों में तो 3 मुस्लिम ही हैं और बाकी अन्य सदस्य हिंदू को छोड़कर। अब आप इस सोचिए, जब ऐसे समुदाय के लोग होंगे तो दूसरे धर्म के खिलाफ प्रचार तो करेंगे ही या फिर आलोचना तो करेंगे ही, जबकि भारत ने हर बार इसकी रिपोर्ट को खारिज किया और इसे दुराग्रह पर आधारित बताया है। अब आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों एज एन इंडियन? भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा जो ऐसा कह रहे हैं कि भारत के RSS और RAW पर बैन तो लगाएं, साथ ही साथ पूरे भारत देश को ही विशेष चिंता वाला देश घोषित करें। ऐसे में भारतीय होने के नाते आप लोग दोस्तों राय जरूर दीजिएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। इन रिपोर्टों पर आपकी क्या राय है? अगली खबर की बात करते हैं, जहां आखिर ऐसा क्या होने वाला है भारत पाकिस्तान के बीच? क्यों 3 महीने में 2 बार सीक्रेट मीटिंग हुई है जिसका अब खुलासा हुआ है? बता दें, ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल बीत चुका है। हालांकि पाकिस्तान और भारत के बीच कोई आधिकारिक संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन एक रिपोर्ट ने एक नया खुलासा किया जिसने हर किसी को चौंका दिया। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के पूर्व सेना जनरलों और सेवानिवृत्त राजनयिकों ने पिछले 3 महीनों में कम से कम 2 बार मुलाकात की है, जिसमें एक बार कतर में और एक अन्य एशियाई राजधानी में हुई मुलाकात शामिल है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये बैठकें बैक चैनल के माध्यम से हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह इस तरह की पहली पहल है, क्योंकि आधिकारिक हलकों में इस्लामाबाद और रावलपिंडी के साथ इस तरह का संपर्क मार्ग खोलने के पक्ष में बढ़ती सहमति है। दोस्तों, रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी के कार्यालय तक पहुंचा गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को भी पाकिस्तान की इच्छा के बारे में सूचित कर दिया गया है। बैक चैनल संचार के पक्ष में अभी तक कोई राजनीतिक निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन इस पुनर्विचार के पीछे प्रमुख कारणों में से ये एक अनिवार्यता है कि किसी अन्य हमले की स्थिति में तनाव को नियंत्रित किया जा सके। तो उधर आपको बता दें, हमको ज्ञान नहीं पैसा वापस करो हमारा। जी हाँ, ईरान से पाकिस्तान को यारी पड़ी भारी। UAE ने याद दिलाया अरबों का कर्ज शिया कामगारों तक को भी दे दिया देश छोड़ने का आदेश। बता दें, पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ और मुनीर पर लगातार संकट पे से संकट आ रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के रिश्तों में तनाव बढ़ने की खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव में पाकिस्तान की कथित मध्यस्थता और UAE पर हुए ईरानी हमलों की खुलकर निंदा न करने के कारण दोनों देशों के संबंधों में खटास बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक UAE ने बड़ी संख्या में शिया पाकिस्तानी कामगारों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया है। इस कदम को खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक UAE में काम कर रहे हजारों पाकिस्तानी कामगारों को नौकरी और वीजा संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि UAE प्रशासन ने सुरक्षा और राजनीतिक संवेदनशीलता का हवाला देते हुए कई लोगों के वीजा रिन्यूअल और रोजगार प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी है। यह कदम पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि UAE लंबे समय से पाकिस्तानी प्रवासी कामगारों के लिए सबसे बड़े रोजगार केंद्रों में शामिल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक UAE में 20 लाख से भी ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक रहते हैं। पिछले वर्ष इन प्रवासियों ने $8 अरब से अधिक की रकम पाकिस्तान भेजी थी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर UAE में पाकिस्तानी कामगारों की संख्या घटती है तो इसका सीधा असर पाकिस्तान की पहले से कमजोर इकोनॉमी और विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ सकता है। वहीं UAE द्वारा अब तक दिए गए जितने भी अमाउंट का कर्ज पाकिस्तान को दिया गया है, उन सब की याद दिलाई गई है शहबाज शरीफ को। और UAE ने क्लियर कहा है कि हमको ज्ञान नहीं, हमारा पैसा चाहिए, चाहे जहां से भी लाओ, हमें हमारा पैसा चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इससे आप क्लियरली समझ सकते हैं कि कैसे ईरान से और सऊदी से दोस्ती पाकिस्तान को भारी पड़ रहा है। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच हुआ संदिग्ध डील, जबकि इनके बीच हजारों किलोमीटर की दूरी है और यहां तक कि कोई बॉर्डर भी साझा नहीं होता, तो फिर कैसे, किस बात का डील किया है बांग्लादेश और पाकिस्तान ने? दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने ढाका में बॉर्डर समझौता किया है, जबकि दोनों देशों के बीच कोई बॉर्डर तो मिलता ही नहीं है। ऊपर से देखने पर पता चलता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान ने जानकारी शेयर करने, जॉइंट इंटेलिजेंस ऑपरेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग की कोशिशों के जरिए ड्रग्स तस्करी से निपटने के लिए मिलकर
कोशिशों को मजबूत करने पर सहमति जताई है। इसके लिए दोनों देशों ने शुक्रवार को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोले तो MOUs पर साइन किया, जिसका मकसद गैर कानूनी ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग के गलत इस्तेमाल को रोकने में सहयोग बढ़ाना है। लेकिन ढाका और इस्लामाबाद के बीच हुए संदिग्ध समझौते को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बांग्लादेश के पत्रकार लिख रहे हैं कि पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ कोई जमीनी सीमा है ही नहीं, इसीलिए दोनों देशों के गृह मंत्रियों के बीच सीमा पर तस्करी रोकने के लिए हुए समझौते में सीधे तौर पर बांग्लादेश पाकिस्तान सीमा का जिक्र नहीं किया गया है। बांग्लादेश की जमीनी सीमाएं दो देशों से लगती हैं, वो है भारत, जी हाँ दोस्तों, भारत जो ज्यादातर हिस्से को घेरे हुए है, और म्यांमार जो दक्षिण पूर्व में स्थित है, और पाकिस्तान बांग्लादेश से हजारों किलोमीटर दूर है। फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश ने सीमा पार आतंकवाद से लड़ने में सहयोग के लिए यह समझौता या MOUs कैसे और क्यों किया, बड़े सवाल खड़े करता है दोस्तों। उधर बता दें, भारत के रहस्यमय हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट से चीन और पाकिस्तान में मच गया हलचल। चीन का घमंड हुआ चूर चूर, उधर सहमे बांग्लादेश और पाकिस्तान। दोस्तों, भारत ने परमाणु क्षमता वाले अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल बोले तो ICBM का पहला परीक्षण कर लिया है। भारत के प्रमुख रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन बोले तो DRDO ने शुक्रवार शाम ओडिशा के चांदीपुर के पास समुद्री तट से इस अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल बोले तो ICBM का पहला परीक्षण किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये परीक्षण अग्नि 6 मिसाइल जैसा नहीं दिखता, लेकिन जिस मिसाइल का टेस्ट किया गया है वो ICBM कैटेगरी की है। भारत ने यह परीक्षण कर अपने पड़ोसियों चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को कड़ा संदेश दे दिया है, खास तौर पर चीन को जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाने की फिराक में रहता है। दोस्तों, रिपोर्टों के मुताबिक DRDO ने बंगाल की खाड़ी में ओडिशा के चांदीपुर के पास APJ अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप से यह परीक्षण किया गया है। हालांकि DRDO ने अभी तक इस ICBM टेस्ट की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। डेटा एनालाइज करने वाली ओपन सोर्स इंटेलिजेंस OSINT स्पेक्टेटर ने भी सोशल मीडिया एक्स पर बताया है कि भारत ने 8 मई को किस मिसाइल का परीक्षण किया है, यह अभी कंफर्म नहीं हो पाया। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अग्नि 6 का परीक्षण सफल रहता है तो इसे भारत की रणनीतिक और सैन्य ताकतों में सबसे बड़ा इजाफा माना जाएगा, और यही कारण है कि इस परीक्षण ने चीन के घमंड को चूर चूर कर दिया। साथ में बांग्लादेश और पाकिस्तान की टांगे कांपने लगी हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। वहीं आपको बता दें, रशिया ने दिया सैटेलाइट गिराने वाले दैत्य का ऑफर। भारत ने क्यों ठुकराया MiG-31 लड़ाकू विमान। दोस्तों, यूक्रेन के साथ संघर्ष में रूसी MiG-31 लड़ाकू विमानों ने कथित तौर पर कई यूक्रेनी विमानों को मार गिराया है। MiG-31 के साथ लंबी दूरी की R-37M हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। यूरेशियन टाइम्स में भारत के पूर्व एयर मार्शल अनिल चोपड़ा ने लिखा है कि MiG-31 लड़ाकू विमान लगभग बिना किसी विरोध के काम कर पाए हैं, क्योंकि यूक्रेन के लड़ाकू विमानों में उनकी बराबरी करने के लिए जरूरी रेंज, गति या ऊंचाई की कमी है। R-37M X हेड मिसाइल और इसके अलग अलग वेरिएंट को लेकर एयरक्राफ्ट अवेक्स और अन्य C4I स्टार विमानों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, एयर मार्शल अनिल चोपड़ा ने लिखा है कि रूसियों ने भारत सरकार और वायुसेना को MiG-31 खरीदने के लिए मनाने की काफी कोशिश की। उनकी मुख्य खासियत लंबी दूरी की कैरियर किलर मिसाइल और एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता थी। MiG-25 के अनुभव से भारतीय वायुसेना के पायलट इस तरह के एयरक्राफ्ट के रखरखाव की मुश्किलों को अच्छे तरीके से समझती थी, लेकिन अपग्रेड के बावजूद MiG-31 एक पुराना प्लेटफॉर्म ही रहा, जिसे असल में ज्यादा ऊंचाई पर तेज गति से इंटरसेप्शन के लिए डिजाइन किया गया था। इसकी तुलना किसी आधुनिक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट से नहीं की जा सकती थी। IAF ने रूसी सुखोई 30 MKI के बारे में पहले ही अपना मन बना लिया था, और यही वजह है दोस्तों कि भारत रूसी हथियारों की टोकरी में और ज्यादा निवेश नहीं कर सकता था। वहीं जहां पर भी आपका ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, चाहे एक्स हो, दोस्तों इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।